नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, आप सबको मालूम ही है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जिससे कई बार काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो इसी सेक्शन की यानी कि करंट अफेयर्स में आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए, तैयारी में हेल्प करने के लिए हम रोज सुबह 6:30 बजे आपके साथ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और नोटेबल जानकारी अगर मिले आपको तो उसको नोट जरूर करिएगा, बिकॉज ये नोटेड जानकारी कई बार आपको एग्जाम में आए हुए दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हेल्प कर जाती है, राइट। तो टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, How many new vaccines have been approved for emergency use by the Central Drugs Standard Control Organization? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए कितने नए टीकों को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 1, 2, 3 या 4। तो सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है 2 जी। तो दो नई वैक्सीन्स को मंजूरी दी गई है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। तो इनके नाम क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट यहाँ पे। तो इनमें से पहली वैक्सीन है कार्बीवैक्स जी। क्या है? कार्बीवैक्स। तो कार्बीवैक्स, इसको आप कैपिटल में लिख लें, अच्छे तरीके से याद कर लें, कार्बीवैक्स। और दूसरी वैक्सीन का अगर हम नाम लें तो उसका नाम है कोवोवैक्स। क्या है? कोवोवैक्स, राइट। और इस यानी कि कार्बीवैक्स को जो प्रोड्यूस किया गया है वो बायोलॉजिकल ई द्वारा किया गया है, बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा किया गया है, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपनी के नाम के टर्म में भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप याद रखें। यानी कि कार्बीवैक्स बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और जो कोवोवैक्स है वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। काफी जाना माना नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। आपको एक तरीके से इंस्टीट्यूट के टर्म में भी डिटेल में जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये दोनों वैक्सीन के साथ यहाँ पे एक ड्रग को भी मान्यता दी गई, मतलब कि मंजूरी दी गई है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस ड्रग का नाम है मोलानुपीरावीर, राइट। क्या नाम है? मोलानुपीरावीर। तो इसका भी नाम मैं लिख दे रहा हूं, एक यहाँ पे ड्रग के नाम पे लिख लीजिए। ड्रग है मोलानुपीरावीर, राइट। मोलानुपीरावीर, राइट। तो ये ड्रग भी इंट्रोड्यूस की गई है और इसको मान्यता दे दी गई है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। और इसके साथ ही अब इंडिया में यानी कि इन दो वैक्सीन को मान्यता मिलने के बाद इंडिया में अब टोटल 8 वैक्सीन हो गई हैं जिनको इमरजेंसी केस में यूज किया जा सकता है। यानी इनके अगर मैं नाम आपको बताऊं तो ये वैक्सीन है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन एंड जाइकोवी डी, राइट। तो ये वैक्सीन्स हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है और ये बाकायदा अब इंडिया में लगवाई जा सकती हैं, राइट। तो इस तरीके से आप ये डेटा याद कर लें और भी जितना आप कोविड के टर्म में डेटा निकाल सकते हैं उसको याद कर सकते हैं, उसका टर्म में अपडेट हो सकते हैं, जरूर हो जाइए। बिकॉज कोविड एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following country has launched the world's first dual mode vehicle capable of running on rail and road as well? निम्नलिखित में से किस देश ने सड़क के साथ रेल पटरियों पर भी दौड़ने में सक्षम दुनिया की पहली डुअल मोड वाहन की शुरुआत की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, चाइना, जापान, अमेरिका या रशिया। तो सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है जापान जी। तो जापान ने यहाँ पे डुअल मोड व्हीकल को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में डीएमवी। क्या बोल सकते हैं? डीएमवी, यानी कि डुअल मोड व्हीकल, राइट। तो डुअल मोड व्हीकल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो डुअल मोड व्हीकल एक मिनी बस की तरह दिखती है और इसमें स्टैंडर्ड रबर के टायर्स भी रखे गए हैं। यानी मिनी बस की आकार का यह वाहन सड़क पर सामान्य रबर के टायरों पर चलता है, लेकिन जब स्टील के पहिए इसके नीचे से उतरते हैं और यह एक तरीके से जब रेल की पटरियों पर चलने के लिए तैयार होता है तो इसमें से स्टील के पहिए निकलते हैं और ये बाकायदा अपने आप को ट्रेन में कन्वर्ट कर लेता है, राइट।
और इसकी अगर मैं खासियत आपको बताऊं ट्रांसपोर्टेशन के टर्म में, तो यह एक साथ 21 पैसेंजर्स को, यानी कि एक बार में 21 पैसेंजर्स को ट्रैवल करा सकती है। और रोड में जो इसकी स्पीड देखी गई है वो 60 किलोमीटर पर आवर देखी गई है। और रेल ट्रैक्स पे इसकी जो स्पीड मैक्सिमम आकी गई है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। और पब्लिक रोड्स पे इसकी जो मैक्सिमम स्पीड आकी गई है वो 100 किलोमीटर पर आवर रखी गई है, राइट। तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, स्पीड के टर्म में भी आप अपडेटेड हो जाएं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे रेल ट्रैक्स में जो स्पीड आकी गई है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। और रोड्स की बात करें तो रोड्स में इसको जो देखा गया है वो है 100 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से डेवलपमेंट है। और कंट्री का नाम आप अच्छे से याद कर लें। कंट्री के टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पीड के टर्म में भी पूछा जा सकता है, और एब्रिविएशन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि डुअल मोड व्हीकल क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, राइट। तो आप अच्छे से इसको याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the fastest Indian cricketer to take 100 टेस्ट विकेट्स एज अ विकेट कीपर रिसेंटली? हाल ही में विकेट कीपर के रूप में सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, महेंद्र सिंह धोनी, रिद्धिमान साहा, केएल राहुल या ऋषभ पंत। यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है ऋषभ पंत जी। तो ऋषभ पंत सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, राइट। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बन जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ऋषभ पंत को एक क्रिकेटर के रूप में अलग से पढ़ लेना चाहिए, यानी कि उनके नाम क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं। और साथ में इनसे संबंधित आपको एक बात और जान लेनी चाहिए, वो ये है कि इस साल यानी कि 2021 में जनवरी में आईसीसी द्वारा इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, राइट। तो याद कर लें, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the next managing director and chief executive officer of J&K Bank by RBI? RBI द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, बलदेव प्रकाश, आर.के. छिब्बर, नीतीश्वर कुमार या रजनी सराफ। तो इनमें से सही ऑप्शन आप जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है बलदेव प्रकाश जी। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के टर्म में पूछा जा सकता है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करूँ, यानी सबसे पहले अगर हम आर.के. छिब्बर की बात करें, मैं आपको बताऊं कि ये एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किए गए हैं J&K बैंक में ही, राइट। किसमें हैं? इसी बैंक में, यानी कि J&K बैंक में ही, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, J&K बैंक में ही एडिशनल डायरेक्टर हैं, राइट। और अगर हम नीतीश्वर कुमार की बात करें तो ये डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किए गए हैं, राइट। J&K बैंक में ये भी हैं, तो ये क्या हैं? डायरेक्टर हैं। और अगर हम रजनी सराफ की बात करें तो ये CFO हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, राइट। क्या हैं? CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और प्रेसिडेंट भी हैं, राइट। तो ये J&K बैंक के टर्म में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन किसी के टर्म में भी बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Atul Kumar Goyal has been appointed as the MD and CEO of which bank by the Appointments Committee of the Cabinet? कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अतुल कुमार गोयल को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, यूको बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB जी। तो PNB के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंटमेंट हुई है किसकी? अतुल कुमार गोयल की, राइट। तो नाम अच्छे से याद कर लें, बैंक का नाम अच्छे से याद कर लें और पद का नाम अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन किसी के नाम में भी बन सकता है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के अंदर, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Indian origin judge has been appointed to the Constitutional Court, the highest judicial bench of South Africa? निम्नलिखित में से भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त किया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, श्रीकांत श्रीनिवासन, नील कात्याल या अमित मेहता या नरेंद्रन जॉर्डी कोलापेन। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है नरेंद्रन जॉर्डी कोलापेन, राइट। नाम अच्छे से याद कर लें। और बात की जा रही है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ संवैधानिक न्यायालय में नियुक्ति की, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। और बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन A, B एंड C, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पद पर काबिज हैं, राइट। अगर हम बात करें श्रीकांत श्रीनिवासन की, तो मैं आपको बता दूं कि यह यूएस कोर्ट में, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में एक जज के रूप में नियुक्ति पाने वाले, मतलब कि इस प्रेस्टिजियस
पोस्ट पे काबिज होने वाले ये पहले इंडियन अमेरिकन हैं, राइट। क्या नाम है? श्रीकांत श्रीनिवासन। और अगर हम बात करें नील कात्यायल की, तो नील कात्यायल सॉलिसिटर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के तौर पे काम कर चुके हैं, राइट। मतलब कि ये पूर्व सॉलिसिटर जनरल ऑफ यूएस रह चुके हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, इनको भी याद कर लें। वहीं अगर हम बात करें अमित मेहता की, तो ये एक इंडियन ओरिजिन लॉयर हैं, राइट। तो इनका भी नाम अच्छे से याद कर लें, बिकॉज क्वेश्चन कई बार इंडियन ओरिजिन के फेमस पर्सनालिटीज के बारे में भी पूछ लिया जाता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the CEO of Energy Efficiency Services Limited, Ministry of Power recently? हाल ही में विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अरुण कुमार मिश्रा, राधिका झा, सौरभ कुमार या श्रीकांत। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लेते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पे है राधिका झा जी। तो राधिका झा को विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के टर्म में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नाम यहाँ पे अच्छे से याद कर लें, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been honored with the Person of the Year 2021 honored by PETA India recently? PETA India द्वारा हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर 2021 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ या आलिया भट्ट। तो इनमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है आलिया भट्ट जी। तो नाम अच्छे से याद कर लें। और बात की जा रही है यहाँ पे पेटा इंडिया, तो पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है आलिया भट्ट को। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी कई बार पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में कई बार बॉलीवुड के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को चुना गया है। आप एक तरीके से वो लिस्ट निकाल सकते हैं और वो नाम याद कर सकते हैं कि किनको पर्सन ऑफ द ईयर इसके पहले चुना गया है, राइट। कई बार स्टेटी जीके में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। और अगर हम यहाँ पे पेटा को समझने की कोशिश करें, अगर हम जानना चाहें इसको, तो मैं आपको बताऊं, पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि पेटा का ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, राइट। तो पेटा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स के लिए, यानी कि एनिमल्स की सुरक्षा या एनिमल्स के अधिकारों यानी एनिमल्स के राइट्स के टर्म में बात करता है, या एनिमल्स को बचाने के लिए जन जागरूकता प्रोग्राम्स ये चलाता रहता है। और खास तौर पे ये पूरे वर्ल्ड को यानी कि पूरी मानव जाति को वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी बनने की भी वकालत करता है, राइट। तो पेटा इंडिया एक तरीके से हर साल पर्सन ऑफ द ईयर यहाँ पे चुनता है और उसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है, जिस भी पर्सनैलिटी ने जानवरों के प्रति सहानुभूति दिखाई है या जानवरों के लिए कुछ किया है। तो इस बार जो नाम आया है वो है आलिया भट्ट, राइट। तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। और एक तरीके से मैंने जो आपको बताया है कि स्टेटी जीके का भी आप निकाल सकते हैं कि किन किन लोगों को मिल चुका है इसके पहले पर्सन ऑफ द ईयर 2021 पेटा के द्वारा, राइट। और इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, यानी कि पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप और जान लीजिए, वो ये है कि पेटा द्वारा इस साल अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन घोषित किया गया है, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन ऑफ 2021 घोषित किया गया है, राइट। तो ये नाम भी आप अच्छे से याद कर लें, अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन यानी कि सबसे सुंदर शाकाहारी 2021 घोषित किया गया है, राइट। क्वेश्चन वहां से बन सकता है, अच्छे से याद कर लें। एंड नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the great scientist E.O. Wilson has passed away. Which of the following titles has been given to him? हाल ही में महान वैज्ञानिक E.O. विल्सन का निधन हो गया है। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी या फादर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के जनक, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, काफ़ी एक तरीके से ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं साइंटिस्ट E.O. विल्सन, राइट। नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इनकी जो प्रसिद्धि आई है या ख़ास तौर पे ये पूरे दुनिया में तब जाने गए जब इन्होंने 1975 में अपनी एक बुक लिखी, उसको लॉन्च किया और उसका नाम था सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस।
और इस बुक में इन्होंने बाकायदा साक्ष्यों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ ह्यूमन बिहेवियर का हेरिडिटी से रिलेशन बताया था, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर का किस तरीके से हेरिडिटी कैरेक्टर से रिलेशन होता है, किस तरीके से हेरिडिटी कैरेक्टर्स ह्यूमन बिहेवियर पे इफेक्ट डालते हैं, या ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से हेरिडिटी कैरेक्टर को डिनोट करता है, राइट। तो एक तरीके से काफी डीप एनालिसिस की थी इन्होंने, और उसके बाद इनको एक तरीके से ग्रेट साइंटिस्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया। और भी इनके बहुत सारे काम रहे हैं, आप इनको एक तरीके से इंडिविजुअल साइंटिस्ट के रूप में पढ़ सकते हैं, और इनके जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो भी रिसर्च रही हैं, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता दूं इनके बारे में, वो ये है कि 1996 में टाइम मैगजीन ने इन्हें यूएस की 25 टॉप मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज में काउंट किया था या सेलेक्ट किया था, राइट। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईओ विल्सन की क्या मतलब प्रसिद्धि थी और कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। आप जरूर इनके बारे में डिटेल में पढ़िए और क्या इनकी रिसर्च रही है बायोडाइवर्सिटी फील्ड में, राइट। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Maharatna company will operate the Bina Panki multi-product pipeline project inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना का संचालन किस महारत्न कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आईओसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल या बीपीसीएल। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है बीपीसीएल जी। तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम अच्छे से याद कर लें, और बात की जा रही है बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट की, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसकी मतलब ये इनॉग्रेशन जो की गई है वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, राइट। मैं आपको बताऊं कि यह जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो खास तौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के सप्लाई के टर्म में होने वाली है। और मैं आपको बताऊं कि यह पाइपलाइन प्रोजेक्ट एक तरीके से कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, बैतालपुर, काठगोदाम जो कि उत्तराखंड का साउदर्न पार्ट में आता है, मुजफ्फरपुर बिहार वाला, यानी कि बिहार नॉर्दर्न बिहार में जो पड़ता है मुजफ्फरपुर, इन क्षेत्रों को भी एक तरीके से फायदा पहुंचाने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट है बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। आप इसको डिटेल में जरूर पढ़िएगा, इकोनॉमिक कॉमर्स सेक्शन में ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बीपीसीएल के द्वारा इसको एक तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि यह कंपनी यानी कि बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जो कि एक तरीके से रिफाइनिंग कैपेसिटी के टर्म में अगर हम इसकी बात करें तो रिफाइनिंग इसकी जो कैपेसिटी है वो है 35.3 MMTPA। कितना है ये भी आप याद कर लें, कैपेसिटी टर्म में भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो इसकी जो कैपेसिटी है ऑयल रिफाइनिंग की वो है 35.3 MMTPA, राइट। क्या है? MMTPA, यानी कि मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। कितना है? 35.3, राइट। तो ये भी याद कर लें। और इसके साथ ही मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, वो ये है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट अगर कैपेसिटी टर्म में हम देखें ऑयल रिफाइनिंग में सबसे लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है, राइट। तो आप मुझे कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं, राइट। और साथ में कमेंट में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि किस तरीके से इस करंट अफेयर सीरीज को और सुधारा जा सकता है ताकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाए, राइट। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं, या पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में इनकी हेल्प एक तरीके से आपको मिल सकती है, राइट। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम आपको बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं, राइट। और अगर आप ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की न्यूज़ दी जाती है, और वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसको नोट कर पाएं, और इस नोटेड जानकारी का एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जा सकें ताकि इसकी वहां पे आप हेल्प ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।